बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी खानदान से बाहर हुई थी। हमारे शहर से बड़ी दूर एक कस्बा था जहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ था। शादी से पहले लड़के से मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता भी नहीं हुआ था। मैंने अपने होने वाले शौहर की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। मेरे वालिदैन ने कह दिया कि तुम्हारा रिश्ता यहाँ पर करेंगे, तो मैंने भी हाँ कह दी थी। पहले पहल तो मैं इसी में खुश थी कि मेरा शौहर खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरे दिल में अजीब किस्म के वसवसे सर उठा रहे थे। मुझे बड़ी फिक्र होने लगी थी कि न जाने मैं जिस जगह ब्याह कर जाऊंगी वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ कैसा होगा, मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। मैं ये सब बातें सोचती तो अम्मी मुझसे कहती, नायला तुम बिल्कुल फिक्र न करो, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे ही होंगे। सास तो तुम्हारी है नहीं, एक ससुर है जो चुपचाप तबीयत का मालिक है, और एक बिन माँ की बच्ची है, वो तुम्हें क्या कह लेंगे। तुम बिला वजह अपना दिल परेशान मत करो और मुझसे वादा करो कि तुम ससुराल जाकर उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं दोगी, अपने घर वालों का ख्याल रखोगी, सबका मान बनाए रखोगी और अपनी नंद की सहेली बनकर रहोगी। मैंने अम्मी से कहा कि इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। और फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई थी। शादी की पहली रात नबील ने मेरा घूंघट पलटा तो कहने लगा, तुम बहुत हसीन हो। ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। नबील बोला, मुझे तुमसे फ़कत एक चीज़ दरकार है, वो ये है कि तुम हमारे ख़ानदान को आपस में जोड़ी रखना, किसी किस्म का तफरुका डालने की कोशिश न करना। इस घर में जी ही कितने हैं, अगर तुम हम में घुल मिल जाओगी तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, नहीं तो घर में ना इत्तेफाकी हो तो परेशानियाँ इंसान का मुकद्दर बन जाती है। मैंने नबील से वादा किया था कि मैं आपके घर वालों की इज्जत करूंगी और उनका ख्याल रखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। मेरी ये बात सुनकर नबील खुश हो गया था। मेरा शौहर एक अच्छा इंसान था, वो मेरा ख्याल रखता था, और अम्मी की बात भी सच साबित हुई थी। मेरा ससुर भी चुपचाप तबीयत का मालिक था। वो नमाजी परहेजी एक अच्छा इंसान था। मेरे सर पर हाथ रखकर कहता कि तुम मेरी बेटी हो। मैं ससुर के लिए खाना लेकर जाती तो वो मुझे ढेरों दुआएं दिया करते थे। मैं बेइंतहा खुश थी, मगर मेरे दिल में एक चीज़ का मलाल था, वो ये कि मुझे अम्मी ने कहा था कि तुम अपनी नंद रजिया की सहेली बनकर रहना, मगर वो बहुत मगरूर किस्म की लड़की थी। वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। मैं जब से ब्याह कर उस घर में गई थी, उसने कभी मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की थी। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती थी। मेरा जी चाहता कि मैं भी किसी से बोलूं। जाहिर सी बात है, जब मेरा शौहर काम पर चला जाता तो घर में मैं अकेली बोर हुआ करती थी। मैं अपनी नंद के कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाती और दरवाजे पर दस्तक देती, मगर उसने दरवाज़ा खोलने की कभी जहमत ही नहीं की थी। वो बस इतना ही कहती कि मैं भी आराम कर रही हूँ, आप बाद में आइएगा। मैं ये भी हैरत में होती थी कि इस तरह जवां जहाँ लड़की को कमरा बंद करके बैठने की भला क्या ज़रूरत है, मगर मैं मुंह से कुछ नहीं बोल पाई थी। ये सब चीज़ें देखकर मेरे दिल में मेरी नंद के लिए मैल आ गया था। मैं महसूस करने लगी थी कि वो एक अच्छी लड़की नहीं थी। वो अपनी धुन में मगन रहती थी। मुझे शादी के पहले ही दिन उठकर किचन में काम करना पड़ा था। मेरी एक अदद नंद मौजूद थी। वो इतना तो कर सकती थी कि शादी की पहली सुबह मुझे नाश्ता बना कर दे देती, मगर उसने इस चीज़ का तकल्लुफ़ भी नहीं किया था, बल्कि मैंने ही रज़िया को नाश्ता दिया था। पहले तो मैंने ये बातें महसूस नहीं की थी, लेकिन अब महसूस करने लगी थी। मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मुझे किचन के काम करना पड़ रहे थे। घर में एक जवान लड़की मौजूद थी। वो इतना तो एहसास कर सकती थी कि नई नवेली दुल्हन से कैसे काम करवाया जाए। अब मैं भी अपनी नंद से पीछे हट गई थी। मैंने सोचा कि अगर यही मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करती तो मुझे भी उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है, मैं भी अपने काम से काम रखूंगी, बिला वजह किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। मेरी शादी को दूसरा महीना था और मैं घर के कामों में इस कदर उलझ कर रह गई थी कि मुझे बनने संवरने का भी टाइम नहीं मिलता था। एक दिन हमारी पड़ोसन घर आई तो कहने लगी, नायला तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। तुम जैसी औरतें जो सिंगार के बगैर रहती हैं वो बहुत जल्द अपने शौहरों के दिल से उतर जाती हैं। तुम्हारे हाथ में ना तो मेहंदी है और ना ही खनकने के लिए चूड़ी, ना होठों पर सुर्खी है और ना ही आंखों में काजल। क्या नई नवेली दुल्हन ऐसी होती है। तब मैं बोली, बाजी मैं क्या करूं, घर के काम होते हैं तो बस उन्हीं में मसरूफ रहती हूँ। तो पड़ोसन कहने लगी, क्या तुम घर में अकेली काम करती हो, तो रजिया क्या करती है सारा दिन। मेरे लबों पर शिकवा आ ही गया था। मैं बोली, वो सारा दिन बेड तोड़ती है। मेरी पड़ोसन कहने लगी, हाँ बात तो तुमने ठीक ही कही है, वो तो है ही अजीब सी लड़की। इतना कहकर वो तो घर चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में रजिया के लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी। मेरा जी चाहता था कि मैं नबील से रजिया की शिकायत करूं और उससे कहूं कि आप हम दोनों के दरमियान काम बांट दीजिए।
मैं सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती हूँ, अपनी ज़ात के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन फिर ये सोचा कि मेरा शौहर क्या कहेगा। अभी उसको ब्याह कर आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और ये मेरी बहन के खिलाफ बातें कर रही है। बस यही सोचकर मैं चुप कर जाया करती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि मेरा शौहर बड़ी तेजी से मेरे पास आया था। उसके हाथ में बड़े बड़े शॉपर पकड़े हुए थे। उसके हाथ में बड़े बड़े शॉपर्स थे। मैं बोली, इनमें क्या है? तो मेरा शौहर कहने लगा, आज तुमने दिल लगाकर चीज़ें पकानी है। आज किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितने पकवान तुम्हें आते हैं तुम सबके सब पका देना। मैं ये बात सुनकर बड़ी हैरान हुई और बोली, क्या बात है नबील, हमारे घर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं क्या? तो नबील ने इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगा, हाँ ऐसा ही है, मेरी खाला आ रही हैं। मेरी माँ के इंतकाल से पहले और बाद में मेरी खाला ही वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें माँ जैसा प्यार दिया है। वो एक अजीम औरत है। वो दूसरे शहर में रहती हैं, कभी कभार हमारे घर आ जाया करती हैं और हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक करती हैं जैसे वो हमारी सगी माँ हों। आज उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि वो हमारे घर आने वाली हैं। ये बात मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस बनी है। इसीलिए मैं ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ ताकि तुम्हारी मदद भी कर सकूँ और घर के राशन के लिए चीज़ें भी ला सकूँ। अब मेरी खाला जितने दिन भी हमारे घर में रहेंगी, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने उन्हें हर तरह से राज़ी करना है। मैं बोली, अच्छा खाला आ रही है तो इसका मतलब है रज़िया भी बहुत खुश होगी। नबील के चेहरे पर साया सा लहरा गया था। वो कुछ सोच में पड़ गया था, फिर झूठी सी हंसी हंसकर बोला, हाँ हाँ वो भी खुश होगी, जाहिर सी बात है, उसने भी खुशी होना है। इतना कहकर नबील मेरे साथ प्याज काटने लगा था। हम दोनों मियाँ बीवी ने पहली बार मिलकर किचन में काम किया था। मैं बहुत खुश थी। मुझे बिना देखे ही नबील की खाला अच्छी लगने लगी थी। उनकी आमद पर ही मेरे शौहर ने मेरे साथ हेल्प की थी और मेरा एहसास किया था। शाम 4 बजे के करीब खाला आ गई थी। वो मेरे साथ बहुत प्यार से मिली थी। नबील से कहने लगी कि लड़की तो बहुत अच्छी है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसको खुश भी रखते होगे, इसकी दिल आज़ारी न करना कभी भी। नबील कहने लगा, जी जी खाला, ऐसा ही है, मैं अपनी बीवी का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं झटपट में सारे पकवान खाला के सामने सजा चुकी थी। खाला कहने लगी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मुझे पहले ही इल्म है, ये सब नबील ने ही कहा होगा, ये सब नबील ने ही कहा होगा कि करो। बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो इस घर का फ़र्द हूँ। मैं बोली, खाला, हमने कौन सा ये सब मजबूरी के तहत किया है, ये तो आपकी मोहब्बत में किया है। आप खाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। खाला ने सारे ही खाने चखे थे और बहुत तारीफ़ की थी। वो कहने लगी, जिस तरह तुम खुद खूबसूरत हो वैसे ही तुम्हारे हाथ का जायका भी बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैंने ये बात महसूस की थी कि खाला को आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक रज़िया अपने कमरे से नहीं निकली थी। उसने खाला से मिलने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। मैं बर्तन उठाकर किचन में आ गई और बर्तन धोने में मसरूफ़ थी जब नबील मेरे पास आ गया था। वो कहने लगा, जाओ जाकर रज़िया को बुला कर लाओ, उससे कहो कि तुम्हारे भाई ने भेजा है, आकर खाला से मिल लो। नबील का लहजा सख्त हो गया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और रज़िया के कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। मैंने फिर से दस्तक दी, मगर अंदर से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया था। फिर मैं बोली, रज़िया दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का पैगाम लेकर आई हूँ। नबील कह रहे हैं कि जल्दी से आकर खाला से मिल लो। ये बात सुनकर रज़िया ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो कहने लगी, एक तो ये औरत अपने घर में नहीं बैठती, हर दूसरा दिन मुंह उठाकर हमारे घर आ जाती है। मुझे ये बात बड़ी हैरानकुन महसूस हुई थी। रज़िया का भाई था कि खाला की आने की खुशी में फूले नहीं समा रहा था, और एक ये थी वो अपने कमरे से बाहर निकलकर उसे सलाम करने की भी रवादार नहीं थी। खैर, रज़िया बड़ी मजबूरी में अपने कमरे से बाहर निकली थी और खाला को सलाम करके वापस अपने कमरे में चली गई थी। मुझे ये सब अजीब तो लग रहा था, मगर मैं किसी से भी इस मुतालिक इस्तफसार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे किसने जवाब देना था। नबील से बात करती तो उन्हें गुस्सा आ जाना था। रज़िया तो ऐसे ही मुझे मुंह नहीं लगाती थी, और जहाँ तक खाला की बात है, वो मेहमान औरत थी, मैं उनसे ऐसी कोई बात नहीं पूछ सकती थी। इसीलिए मैंने चुप ही साध ली थी। अगले दिन नबील ने मुझसे कहा था कि खाला के लिए अच्छे से खाने बनाना है। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने पुरतकल्लुफ़ सा नाश्ता तैयार किया था। फिर हम तीनों ने मिलकर नाश्ता कर लिया था। अपने ससुर का खाना तो मैं उनके कमरे में ही पकड़ आई थी, क्योंकि वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, और रज़िया का नाश्ता भी उसे दे आई थी। नबील खाने से फारिग होकर ऑफिस के लिए निकल गया था और मैं बर्तन उठाकर किचन में आ गई थी। मैं बर्तन मांज रही थी जब खाला भी मेरे पीछे ही आ गई थी। वो कहने लगी, मैं जब से आई हूँ मैं तुम्हें तन्हाई काम करते हुए देख रही हूँ, ये रज़िया किसी काम को हाथ नहीं लगाती क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था।
ज़्यादा बात तो उन्हें मैंने कोई बताई नहीं थी, क्योंकि वो रज़िया की सगी थी। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा कह देती तो खामखा बदमज़गी हो जाना थी। खाला कहने लगी, ये लड़की न जाने क्या गुल खिलाएगी, अल्लाह ही इस घर के पर्दे सलामत रखे। मैंने हैरत से खाला की जानिब देखा तो कहने लगी, इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? जिस लड़की को घर के कामों में कोई दिलचस्पी ना हो तो क्या करेगी? कोई गोली खिलाएगी ना। कमरे से तो अपने निकलती नहीं है। अपने शौहर से कहकर इसके हाथ पीले करवा दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। मैं बोली, खाला आप यहाँ आई हैं तो ये बात आप ही नबील के साथ कर दें, क्योंकि वो आपकी बहुत मानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है। खाला कहने लगी, हाँ मैं कह तो दूंगी, लेकिन इस रज़िया का भी डर है। अगर इसने ये बात मेरे मुंह से सुन ली तो मेरी जान को आ जाएगी। मैं बोली, खाला आप तो इस घर की बड़ी हैं, फिर आप रज़िया से इस कदर क्यों घबराती हैं? तो वो मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, जो लड़कियां बेलिहाज होती हैं ना, उनसे हर कोई ही कतराता है। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है, और इज्जत का तकाजा यही है कि बंदा बदतमीज लोगों के सामने चुप करके ही रहे। मैंने सर हिला दिया और खाला से पूछा कि आप चाय पियेंगी? खाला ने कहा, नहीं मैं इस टाइम चाय नहीं पीती, मैं अब ज़रा आराम करना चाहूँगी। खाला इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद रज़िया भी किचन में आ गई थी। वो बड़ी उदास लग रही थी। कहने लगी, भाभी इस औरत को इस घर से चलता करें, मेरा दम घुटता है जब ये यहाँ आ जाती है। मैं बोली, रज़िया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तो तुम्हारी सगी खाला है, तुम्हें चाहिए कि उनकी आमद पर खुश हो जाया करो। वो कहने लगी, नहीं मुझे खुश नहीं होना, यह औरत अपने घर में ही भली है, ये यहाँ ना आया करे। आप भाई से कहकर इसे यहाँ से रवाना कर दें। आज पहली बार रज़िया मेरे साथ खुलकर बात कर रही थी। मैं बोली, तुम्हें खाला अच्छी क्यों नहीं लगती? तो रज़िया बोली, क्योंकि ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है, हर वक्त भाई से कहती है कि इसकी शादी करवा दो। मैं बोली, तो इसमें क्या बुराई है? हर लड़की को ब्याह कर अगले घर जाना होता है, मैं भी तो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई हूँ ना। मेरी बात सुनकर रज़िया की आंखों में आंसू आ गए थे, और ये मंजर मेरे लिए बड़ा अजीब था। मैंने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। रज़िया कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, यही मेरा घर है। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और किचन से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर खाला को हमारे घर आए हुए 4 दिन हो गए थे, और मुझे नहीं लगता था कि उनका वापस जाने का कोई इरादा है। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई तो खाला भी मेरे पीछे ही आ गई थी। वो छत पर खड़ी होकर इधर उधर तांग झांक करने लगी थी, और मुझे उनकी यह हरकत अजीब लगी थी। मैं बोली, खाला आप ये क्या कर रही हैं? तो वो कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ से लड़के तो नज़र नहीं आते। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैं बोली, खाला आप मुझ पर शक कर रही हैं? खाला कहने लगी, अरे नहीं नहीं, तुम पर मैंने क्यों शक करना है? ये जो रज़िया है ना मनूसमारी, कल शाम के वक्त मैंने इसे छत पर आते हुए देखा था। तब से मेरे दिल में यह ख्याल खटक रहा था कि हो ना हो ये छत पर गुल खिलाने जाती है। खाला के लहजे में रज़िया के लिए नफरत ही नफरत थी। मैंने कपड़े छोड़ दिए और खाला की जानिब रुख करके बोली, क्या बात है खाला, आपको रज़िया अच्छी क्यों नहीं लगती? वो आपकी सगी बहन की औलाद है। मैंने महसूस किया है कि आप नबील से तो बड़ी मोहब्बत करती हैं, जबकि रज़िया आपको अच्छी नहीं लगती। खाला कहने लगी, नायला मुझे रज़िया इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, वो बदकिरदार है। खाला की बात सुनकर तो मुझे सांप ही सूंघ गया था। मैं हक्का बक्का सी उनको देखती रह गई थी। खाला कहने लगी, यह गैर लड़कों में दिलचस्पी रखती है। तो मैं एक बात बताऊं, मैंने खुद इस बेहया लड़की को एक लड़के के साथ देखा था। मैं बोली, क्या आप सच कह रही हैं? खाला कहने लगी, मुझे गलत बयानी करने की क्या ज़रूरत पड़ी है भला? आज से 8 माह कबल जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ था तो मैं यहाँ आ गई थी। मेरी बहन का जनाजा रात 8 बजे उठा था। सभी गम से निढाल थे, हर कोई रो रहा था, मगर मैं उस वक्त खुद को जज्बाती नहीं कर सकती थी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और नबील के पास जाकर बैठ गई। मैंने उसे दिलासा दिया और फिर मैं रज़िया की तलाश में निकल गई। यहाँ वहाँ इसे ढूंढती रही, मगर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं उसके कमरे में चली गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। रज़िया किसी लड़के की बाहों में झूल रही थी। उस बेहया ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ को दफनाने के लिए लेकर गए और मैं ये हरकतें कर रही हूँ। मैं बोली, रज़िया ये सब क्या है? तो वो मेरी जानिब देखकर सकते में ही आ गई थी। वो तो बुत बनकर मुझे हैरत से तकती जा रही थी, जबकि वो लड़का बड़ा तेज तर्रार निकला था। मुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ। लड़के के जाने के बाद रज़िया ने भी हिम्मत पकड़ी थी। वो कहने लगी, खाला मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता है लड़का कौन था। मैं बोली, अगर तुम्हें पता नहीं कि लड़का कौन है तो इसके साथ चिपक कर क्यों बैठी थी? वो कहने लगी,
खाला, आपको मेरी मरी माँ का वास्ता है, मुझे रुसवा होने से बचा लें। अपनी बहन का वास्ता सुनकर मैंने ये बात दबा ली थी। मुझे तो इस पर शक है कि वो अभी भी गलत चीज़ों में मुलविस है। एक बार हराम किसी के मुंह लग जाए तो इतनी जल्दी आदत नहीं छूटती। तुम्हें अपनी शौहर की इज्जत का ख्याल करना होगा। इस लड़की पर ध्यान दिया करो। ये ना हो कि बाद में तुम और तुम्हारा शौहर बस हाथ मलते रह जाओ। खाला की बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का ही रह गई थी। मुझे आज समझ में आया था कि रज़िया अपने कमरे में ही क्यों बैठी रहती है। शायद वो फ़ोन पर गैर लड़कों के साथ बातें करती होगी, जब भी तो उससे बाहर आने की फुर्सत नहीं थी। खाला की बातें सुनकर मुझे रज़िया से बेतहाशा नफरत हो गई थी। जी चाहता था कि उसका यह सच दुनिया वालों के सामने लाकर उसे रुसवा कर दूं, मगर फिर मेरी आंखों के सामने नबील की सूरत घूम जाती थी। वो तो एक अच्छा इंसान था, मैं उसको लोगों से नजरें चुराते हुए नहीं देख सकती थी। कपड़े वगैरह धोकर मैं नीचे आ गई थी। सारा दिन मैं खाला की बातों के मुतालिक ही सोचती रही थी। रात का खाना पकाते हुए भी मैं कुड़ती रही कि अब मैं मुलाजमा की तरह ट्रे सजाकर उस बदकिरदार रज़िया को खाना देने जाऊंगी। मैंने खाना लगा दिया था। सबके सामने पेश करके मैंने रज़िया के लिए भी खाना निकाला और उसके कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी, मगर फिर सोचा कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे देखना तो चाहिए कि आखिर वो कर क्या रही है। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया तो अंदर का मंजर देखकर दहल गई थी। सामने ही बेड पर रज़िया बैठी हुई थी। वो उस वक्त दुपट्टे से बेनियाज थी। उसका वजूद किसी भी तरह से कंवारी लड़की का नहीं लग रहा था। ऐसा ही लगता था जैसे वो कुछ दिनों में बच्चा जनने वाली हो। उसने जब मेरी जानिब देखा तो घबरा गई थी। उसने जल्दी से दुपट्टा खुद पर फैला लिया था। फिर वो बड़ी मुश्किल से उठकर मेरे पास आई थी, जबकि मैं तो सकते में ही खड़ी थी। उसने ट्रे मेरे हाथ से थाम ली और बोली, भाभी, आंखों देखा सच नहीं होता, आप मेरी बात पर यकीन करें, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं बोली, गलत नहीं किया तो ये बच्चा किसका है? उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। तभी नबील की आवाज़ आई थी। वो कहने लगा, नायला, अब बाहर आ भी जाओ कि रज़िया के मुंह में तोड़ तोड़ कर निवाले डालने लगी हो। रज़िया बोली, भाभी, बस एक रात की बात है, आप मेरा राज अपने तक महदूद रखें, मैं सुबह सब कुछ आपको बता दूंगी। अब आप जाएं, भाई आपको बुला रहे हैं। मैं हवास बाख्ता थी। मैंने जो कुछ देखा था वो बहुत गलत था। अगर ये बात ज़माने वालों के सामने आ जाती तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। मुझे रज़िया से शदीद नफरत महसूस हुई थी। वो बेहया बदकिरदार लड़की थी। दिल कर रहा था कि मैं उसके बाप और भाई को रज़िया की असलियत बता दूं, मगर फिर ख्याल आया कि वो मुझसे सुबह तक का वक्त मांग रही थी। मुझे ये वक्त उसे दे देना चाहिए। न जाने सुबह वो किसका नाम ले मेरे सामने, न जाने वो कौन सा शख्स था जो उसके साथ इस गुनाह में शरीक था। ये सब सोचते सोचते मैंने बेदरी से घर के सारे काम निपटाए थे। मैं सोने के लिए बिस्तर पर आ चुकी थी, मगर नबील अभी तक नहीं आया था। मैं हैरान थी कि न जाने वो आज कहाँ रह गया है। उसकी फिक्र में आधी रात बीत चुकी थी। रात के 2 बजे होंगे जब मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी थी। आवाज़ तो खाला जैसी लग रही थी। न जाने उन्हें क्या हुआ था जो वो इस कदर रो रही थी। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गई तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। ज़मीन पर रज़िया की लाश पड़ी थी, जबकि खाला उसके पास बैठकर रो रही थी और बैंड डाल रही थी। अपने शौहर के हाथों की जानिब देखकर मैं ये समझ गई थी कि मेरी नंद को मेरे शौहर ने मार डाला है। मैं आगे बढ़ी और बोली, नबील, आपने ये क्या किया? नबील बोला, मैंने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। जो लड़कियां बेहया होती हैं उनका यही अंजाम होता है। ये सब देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैं थर थर कांप रही थी। मैं बोली, नबील, तुम तय करोगे कि किसका क्या अंजाम होना है? तुम्हें यह हक किसने दिया है? अगर वो बदकिरदार भी थी तब भी ये सब जायज़ नहीं था। मेरे ससुर भी वहीं आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। खाला कहने लगी, नायला, तुम बिला वजह अपने शौहर के सर मत हो जाओ। तुम देख नहीं रही, तुम्हारी नंद शादी से पहले ही हामला थी। बदकिरदार लड़कियों का यही अंजाम होता है। मेरा ससुर धाड़े मार मार कर रो रहा था। नबील कहने लगा, अब्बू, मैं इस गलाजत को दफनाने जा रहा हूँ। मेरे ससुर ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, जब तक इसे गुस्ल नहीं दे दिया जाता मैं इसे दफन होने के लिए नहीं ले जा सकता। नबील बोला, फिर सबको पता चल जाएगा कि ये लड़की तबई मौत नहीं मरी। गुस्साला का इंतज़ाम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। खाला जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, मैं गुस्ल के फ़राइज़ जानती हूँ, मैं इसको गुस्ल दे देती हूँ। खाला मुझसे कहने लगी, जाओ तुम पानी लेकर आओ। मैं ज़मीन पर मैयत के पास बैठी हुई थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। खाला खुद ही उठी। उसने पानी का इंतज़ाम किया और नबील की मदद से मैयत को घसीट कर वॉशरूम में ले गई। मेरे ससुर के रोने की आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाले भी आ गए थे। नबील ने कह दिया कि मेरी बहन सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गई है। इतनी देर में खाला ने मुझे आवाज़ दी,
और बोली कि मैयत को गुस्ल दे दिया गया है, इसको आकर ले जाओ। मैं वॉशरूम में गई तो खाला डरी सहमी हुई बैठी थी। मैं मैयत को 2 औरतों की मदद से पकड़कर बाहर सहन में ले आई थी। जवान मौत हुई थी, हर आंख अक्षबार थी, सुबह की रोशनी भी फैल चुकी थी। सब लोग रजिया के बड़े हुए पेट को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर किसी ने रजिया को बदकिरदार कहना शुरू कर दिया था। चंद एक ने तो ये भी कह दिया था कि लगता है ये लड़की तबई मौत नहीं मरी, बल्कि भाई की गैरत का निशाना बन गई है। रजिया को दफन करने के लिए ले जाने लगे तो मैंने उठकर कफन से मुंह ढकने की कोशिश की, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि रजिया के लबों पर खाला की अंगूठी पड़ी हुई थी। शायद गुस्ल के दौरान वो अंगूठी इसीलिए लबों पर रह गई थी। मैंने वो अंगूठी उठाने की कोशिश की तो वो जैसे रजिया के लबों से सिलकर रह गई थी, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये मामला वहां मौजूद औरतों ने देखा था तो कहा कि जिसकी अंगूठी है वही उतारे तो उतरेगी। मैं खाला को यहां वहां ढूंढती रही, मगर वो तो अभी वॉशरूम में ही डरी सहमी हुई बैठी थी। मैंने खाला से कहा कि मैयत की लबों से आकर अपनी अंगूठी उतार लो। खाला बड़ी घबरा गई थी। वो मेरे साथ आई। उसने अपनी अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर बेसूद। मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून कहने लगी कि तुमने मैयत का कुछ देना है तो लाकर इसके पास रख दो, तुम्हारी अंगूठी छूट जाएगी। ये बात सुनकर खाला कपकपा गई थी। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। फिर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी और बोली, मैंने तो इसकी इज्जत देनी है, वो कैसे वापस करूं। खाला ट्रांस की कैफियत में बोलती जा रही थी। वो कहने लगी, रजिया तू बहुत हसीन थी, मुझे तू बहुत अच्छी लगती थी। जी चाहता था कि तुम्हें अपनी बहू बनाऊं, मगर तुमने ये कहकर इनकार कर दिया कि रफीक तो अनपढ़ है। तुमने मेरे बेटी की बहुत तौहीन की थी। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे चचा की बेटी के साथ तय हो गया था और ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं तुमसे अपना इंतकाम लेना चाहती थी। फिर तुम्हारी माँ मर गई, मैंने तुम पर बहतान बांधने शुरू कर दिए। मैंने तुम्हें कभी किसी लड़के के साथ नहीं देखा था, मगर मैंने ये झूठ तुम्हारे भाई से बोलकर तुम्हें उसकी नज़रों में गिरा दिया था। मैंने नबील से कहा कि तुम्हारी बहन बदकिरदार है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने रफ़ीक के लिए कबूल करती हूँ। मगर तुमने फिर भी बहुत लड़ाई की और रफ़ीक को फिर से ठुकरा दिया। मैं नबील को तुम्हारे खिलाफ करती रही। मैं हर महीने तुम्हारे घर आकर रहती और सबसे छुपकर तुम्हारे खाने में दवा डाल दिया करती, जिससे तुम्हारा पेट बड़ा होने लगा। मैं तुमसे ये कहती कि तुम अपना पेट सबसे छुपा कर रखो, नहीं तो लोग तुम पर शक करेंगे। और तुम मेरी बातों से इस कदर डर गई कि तुमने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। तुम दुनिया वालों से कट गई थी। तुम्हारे भाई की शादी हो गई, मगर तुम अपनी भाभी से भी खौफ खाती थी कि कहीं वो तुम्हें बदनाम न कर दे। मैं तो तुम्हारी भाभी को भी तुम्हारे खिलाफ कर चुकी थी। भरी दुनिया में तुम्हें तन्हा करके मेरे दिल को सुकून नहीं मिला था। इसीलिए मैंने नबील से कहा कि तुम्हारी बहन शादी से पहले ही हामला हो चुकी है। मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया और उससे कहा कि अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो अपनी बहन को मार दो। देखो, उसने तुम्हें मार दिया। मैं खुश थी। मैं तुम्हें जल्द अज जल्द दफन होते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए झूठ बोल दिया कि मैं तो गुस्ल देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहला रही थी जब मेरा हाथ तुम्हारे जिस्म के साथ चिपक गया और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यूं ही आधा घंटा गुजर गया था। मैं शदीद घबरा गई थी। मैंने लड़कियों को आवाज़ दी और तब कहीं जाकर तुम्हारे जिस्म ने मुझे तुमसे जुदा किया। अब देखो, मेरी अंगूठी तुम्हारे लबों से चिपक गई है। मैं एतराफ़ करती हूँ कि तुम बेकसूर थी और मैं तुम्हारे कत्ल में मुलविस थी। इतना कहकर खाला ने अंगूठी उठाई तो वो रजिया के लबों से उतर गई थी। किसी ने पुलिस को कत्ल की इत्तला दे दी थी। पुलिस ने खाला और नबील को गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह का मौजज़ा था कि जिस लड़की को सब कसूरवार ठहरा रहे थे, अब सब उसकी पाकदामनी की गवाह बन गए थे। नबील को फांसी की सज़ा हो गई थी और मैंने उससे तलाक ले ली कि मैं कातिल के साथ नहीं रह सकती। खाला की जितनी भी जिंदगी बची है वो जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।